अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। रामनगर से आती बड़ी खबर जानिए, जहां पर पुछड़ी इलाके में एक झोपड़ी में शव मिला है। मृतक खनन मजदूर बताया जा रहा है। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर पचमढ़ी से खबर, जहां पर जमकर यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। खनन सामग्री लेकर जा रहे ट्रैक्टर नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। डकरानी, जसोवाला और कैंचीधाम आदि क्षेत्रों में खनन सामान लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियां जमकर यातायात नियमों का पालन ना करती हुई नजर आ रही हैं। ओवरलोड वाहन देखिए स्टंटबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेलगाम वाहन को, जिसका ये ओवरलोडेड ट्रक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आ रही है। ओवरलोडेड वाहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इस पे हमारे द्वारा एक जॉइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें ARTO, पुलिस और खनन विभाग की टीम रहेगी और राजस्व की टीम। एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और बीच में जो एजेंसीज हैं, जैसे RTO हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की अगर वाहन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो हैरान करने वाली है, क्योंकि महातापमान -15 पर जा पहुंचा है। देखिए तस्वीरें, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 UP UK पर। बद्रीनाथ धाम में ये बहने वाली ऋषि गंगा, इसका पानी पूरी तरह से जम गया है। झरने का पानी भी जम गया है। एक एक बूंद पानी की जम चुकी है, नीचे टपकने से पहले जमती हुई आपको नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए, और जो अब आखिरी के 14 दिन बचे हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में, जिसके लिए अब यहाँ पर जो भी यात्री पहुँच रहे हैं उनको इस कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में पहाड़ों में तेजी के साथ ठंड की दस्तक बढ़ने लगी है। इस समय हम ऋषि गंगा के उस झरने के ठीक नीचे खड़े हैं, जो इस समय पूर्ण तरीके से जम चुकी है। जहां भी पानी की जो बूंद है वो टपक रही है, वो बर्फ का रूप ले रही है। इसी तरीके की तस्वीरें तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में, जो 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चाहे माणा घाटी हो या नीति घाटी, इसी तरीके की कड़ाके की ठंड के बीच अब धीरे धीरे प्राकृतिक झरने जमने लगे हैं और आने वाले कुछ दिनों में और तेजी के साथ ये तापमान पहाड़ों में गिरता चला जाएगा, क्योंकि सूखी ठंड लगातार पहाड़ों में बढ़ती चली जा रही है। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान निरंतर गिर रहा है। 14 डिग्री, 15 डिग्री और कभी कभी सुबह का तापमान 16 डिग्री तक नीचे गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पहाड़ों में जो ठंड है वो बढ़ गई है और धीरे धीरे इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगेगा, जब कोहरे की चादर धीरे धीरे मैदानी इलाकों में बिछने लगेगी। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, ऋषि गंगा, बद्रीनाथ धाम। देहरादून में जिलाधिकारी के जनता दरबार में शिकायतें तो बहुत आती हैं, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। लोगों की समस्याएं चस की तस बनी हैं। जिलाधिकारी कह रहे हैं जनता दरबार में आने वाली शिकायतों का ऑनलाइन और मैनुअल फॉलोअप होता है। जहां भी कमियां मिली हैं वहां जवाबदेही तय की जाएगी। हर सोमवार जनता दरबार में फरियादी इस उम्मीद के साथ यहां पहुंचते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। कितनी बार आ चुके हैं वैसे? कम से कम 20 बार से ज़्यादा भी आ गए होंगे। तो हर बार क्या जवाब मिलता है आपको यहाँ से? ऐसे होता है कि हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। वो हुआ कभी नहीं। तो आंदोलनकारी कौन थे आपके घर में? आपके घर में मैं भी थी, हाँ। मेरा आदिम भी था। अच्छा। आदिम तो मेरा ख़त्म हो गया।
डीएम साहब जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाता है, और लेंदी होते 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 ब्रेक लग जाता है, ब्रेक होकर डिफंग हो जाता है, डिफंग होकर वो टूट जाता है। ये जनता दरबार जो है आधी दुनिया को, तो मैं जब से थर्ड टाइम से मैं आ रही हूँ, आधे से ज्यादा मैं लोगों को रोते हुए देख रही हूँ। मतलब 7-7 महीने हद हो गई सोच की, क्यों इतना टाइम लग रहा है। सारा लाइन डिपार्टमेंट यहाँ रहता है, तो लाइन डिपार्टमेंट क्या झुंझुना बजा रहा है, ये काम क्यों नहीं करते, ये किस लिए बैठे हैं, तनख्वाह लेते हैं, डीएम साहब के ऑर्डर को क्यों नहीं मानते। ये माध्यम से अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाती है, और जो जिस पर भी रिमार्क्स लिखे जाते हैं उन सभी प्रकरण को मैनुअली रिव्यू किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है। तो ये बिल्कुल नॉलेज में है कि जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसका कंप्लायंस एग्जीक्यूट करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देहरादून में पुलिस ने पीएसी के जवानों के साथ मिलकर शहर और देहात इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, सतर्क रहने का संदेश दिया जा रहा है। प्रेमनगर, पटेल नगर, राजपुर, कोतवाली के साथ ही ऋषिकेश इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने अपील की है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें और भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, साथ ही अफवाहों से भी बचें। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ यहां पर पुलिस ने पीएसी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में बम धमाके के बाद नैनीताल में पुलिस अलर्ट मोड पर है। नैनीताल में पर्यटकों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया जा रहा है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। तल्लीताल से माल रोड होते हुए तल्लीताल तक ये पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, और पुलिस ने सभी होटल मालिकों से भी अपील की है कि बिना आईडी कार्ड के किसी को भी कमरा ना दिया जाए। फ्लैग मार्च के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उससे तुरंत पूछताछ करें। जहाँ पे भी पुलिस के नाके हैं उन सभी जगहों पे सघन चेकिंग की जा रही है। आज जनपद में 5 जगह पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है कि जनता में ये संदेश देने के लिए कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, सतर्क है और आपकी सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद खुफिया एजेंसियां पड़ोसी राज्यों में भी एक्टिव हो गई हैं। सहारनपुर में पकड़े गए संदिग्धों के बाद अब उत्तराखंड की सीमाओं पर सुरक्षा और जांच को और तेज कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके के बाद गिरफ्तार संदिग्धों के तार सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों से जुड़ते दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसियां उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर पूरी सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। देहरादून और हरिद्वार की सीमाएं सहारनपुर से सटी हैं, जहां पिछले कुछ वर्षों में बाहरी आबादी और औद्योगिक विकास तेजी के साथ बढ़ा है। सहारनपुर बेल्ट पहले भी संदिग्ध गतिविधियों का हॉटस्पॉट रह चुकी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब हर मूवमेंट, हर मोबाइल लोकेशन और डिजिटल नेटवर्क पर पैनी निगाह रख रही है। मॉड्यूल पकड़ा गया है, देवबंद में भी पहले घटनाएं होती रही हैं। हमेशा हमने देखा है हमारी हर की पैड़ी कांवड़ मेला पहले से आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। सर्टेनली ये उत्तराखंड के लिए अलर्ट होने की बात है और अलर्ट होने की जरूरत है। वही पुलिस मानती है कि सीमित संसाधनों और कर्मियों की कमी के चलते वेरिफिकेशन ड्राइव अक्सर अधूरा रह जाता है। कई बार अन्य राज्यों से रिपोर्ट न आने की वजह से संदिग्ध पहचान में चूक भी हो जाती है। अब पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स डिजिटल वेरिफिकेशन, सीमा निगरानी और सीसीटीवी कवरेज को और मजबूत करने की तैयारी में है, ताकि किसी भी आतंकी या अपराधी नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। मानव संसाधन लिमिटेड है और इसी बीच में हमारे काफ़ी वीवीआईपी विजिट्स भी होते हैं और मेला वगैरह भी चलता है। उसी चलते हमारे तरफ से जो अवेलेबल फोर्स है उसे रखते इफेक्टिवली सत्यापन करना। जहां हमारे पॉकेट्स है, जहां पे ऐसे संदिग्ध लगता है, उस पॉकेट्स को एकदम इंटेंसिवली वेरीफाई कराया जाए। और ऐसे कॉलोनीज है वहाँ पे ऑलरेडी वैसे ही दिक्कत नहीं रहता, वहाँ संदिग्ध नहीं होता, वहाँ पे आपको आकस्मिक कभी कराया जाए। दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। सभी बॉर्डर इलाकों में चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीमित संसाधनों में ये चौकसी लगातार बनी रह पाएगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।
सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में सर्दियां आते ही अंडा गायब हो जाता है। सरकार की तरफ से हर बच्चे के लिए 11 रुपए मिड डे मील का और 5 रुपए अतिरिक्त पोषण के लिए मिलता है, लेकिन सर्दियां आते अंडा खाने से गायब हो जाता है। इसी की वजह से मिड डे की थाली से अंडा गायब जो हुआ है, इस पर टीचर्स ने चिंता व्यक्त की है और टीचर्स कह रहे हैं कि वो बच्चों को केला और गुड़ देकर इसकी भरपाई कर रहे हैं। ऐसे में अब पोषण के लिए मिलने वाले 5 रुपए को बढ़ाने की भी मांग टीचर्स कर रहे हैं। आज का दे दी महंगाई के हिसाब से नवंबर 2025 की महंगाई के हिसाब से 5 रुपये एक बच्चे को जो धनराशि प्राप्त हो रही है वह बहुत ही कम है। इसमें हम खाद्य पदार्थ की जो भी 5 रुपये में वस्तु आ सकती है बहुत लिमिटेड रहेगी। 7-8 साल से 5 ही रुपया है, अतिरिक्त पोषण के मद में आता नहीं है। और इसमें वृद्धि न होने के कारण जब तक 5 रुपये में अंडा मिलता था तो टीचर्स खिलाते थे। अब चूँकि 5 रुपये में कोई अंडा नहीं मिल रहा है तो हमने उन्हें कहा कि 5 रुपये का जो भी सामग्री मिलती है बच्चों को वो दे दें आप। तो वही टीचर 5 रुपये में जो भी सामग्री मिली उसको खिला रहे हैं अतिरिक्त पोषण के रूप में। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारों धाम की यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो वहीं इस साल की यात्रा की व्यवस्थाओं में क्या कमी रही है, इसको लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्यों ने बद्रीनाथ धाम में एक समीक्षा बैठक की, जहां पर यात्रा रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रियों की सीमित संख्या को खत्म करने की मांग की गई है। अब इसी को लेकर आपको बता देते हैं कि अगले साल की यात्रा को और बेहतर कैसे किया जाए, मंथन इस बात पर भी हुआ है। 2025 यात्रा की हमने समीक्षा की है और 2026 की यात्रा में जो कमियां हैं और जो हमारी मांगे हैं उसके लिए हमने ये बैठक की है। तो मेरी सरकार से एक विशेष निवेदन भी है और उनको सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो 2025 में जो यात्रा हुई थी उस यात्रा में जो है इन्होंने एक लिमिट बांधी थी कि धामों में कितनी संख्या में यात्री जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सभी परिवारों की एक यूनिक फैमिली आईडी बनेगी। उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर हर परिवार का एक डिटेल डेटाबेस पहचान पत्र बनेगा। हर पहचान पत्र का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। देवभूमि परिवार योजना नाम इसे दिया गया है, जिसे बुधवार को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली। सरकार के मुताबिक इससे सरकारी योजनाओं के लाभ में भ्रष्टाचार बंद होगा। योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों को मिलेगा। आईडी नंबर के जरिए आपको सभी जानकारियां मिलेंगी। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, लाभार्थी पात्र हैं और कितनी योजनाओं का लाभ वो ले चुके हैं, इसकी जानकारी सरकार को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि आमजन और सरकार दोनों के लिए ही फायदे की ये बात है। धामी कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है और अब उत्तराखंड में हर परिवार का एक यूनिक फैमिली आईडी कार्ड बनने जा रहा है, हरियाणा की तर्ज पर। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ की प्रतिकृति भेंट की गई थी। सीएम धामी ने ये प्रतिकृति भेंट की थी। अब इस पर ऊखीमठ नगर पंचायत, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और नगर पंचायत मदमहेश्वर मेला समिति ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। उधर देहरादून में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी खुद मौजूद रहे। उनका संबोधन भी हुआ। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश भर की 42 टीमें इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं। 3390 खिलाड़ी हैं, जिनमें 700 महिलाएं प्रतिभागी हैं। परिसर में 2.77 हेक्टेयर जमीन को खेल वन के रूप में विकसित किया गया, जहां कई प्रजाति के पौधे भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक बन चुका है। इसी स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल वन के रूप में भी विकसित किया है, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के 1600 से अधिक पेड़ों के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ताकि ये स्थल खेल विविधता के साथ साथ हरित विविधता का भी प्रतीक बने। साथियों, उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक और वाटर टावर है। हमारे राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो न केवल हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
और अब आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहेंगे आज, और इस दौरान सीएम धामी कई विकास योजनाओं को लॉन्च करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम धामी की मुलाकात का कार्यक्रम भी है। सरोवर नगरी नैनीताल में इस बार बारिश के बाद का सीजन फीका रहा। खासतौर पर बंगाली और गुजराती सैलानियों की कमी से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। आखिर क्यों नैनीताल से इन पर्यटकों का मोह भंग हो गया है, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में ऑटम सीजन के दौरान कारोबार ठंडा रहा। बंगाली और गुजराती पर्यटकों की कमी साफ दिखी। सितंबर के बाद से इन राज्यों से आने वाले सैलानियों ने नैनीताल का रुख कम कर दिया है, जिसका सीधा असर होटल और पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। हल्की ठंड में अच्छा बिजनेस देने वाले ये पर्यटक अब दूर हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि बढ़ते टैक्स और नियमों ने हालात बिगाड़े हैं। जो टैक्स बढ़े हैं, नैनीताल शहर में एंट्री 300 रुपये है और 500 रुपये पार्किंग है। एक तो इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ है, तो 800 रुपये तो पर डे टूरिस्ट को खाली इस चीज़ का देना पड़ता है। उसके अलावा जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान हमको दे रहा है। दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद ऑटम सीजन शुरू होता है, जो दिसंबर के मध्य तक चलता है। इस दौरान गुजरात और बंगाल से बड़ी संख्या में लोग नैनीताल आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पर्यटक रानीखेत, चौकड़ी और कम भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों को तरजीह दे रहे हैं। हिमालय मेन व्यू और दूसरा जगह में वही दूसरा कुछ नेचर व्यू। नेचर को कलेक्ट करना चाहता है बंगाल का टूरिस्ट? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। किस तरह का रहता है मन में ख्याल? उधर तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है ना, घिंजी होता है, इसीलिए वो माइंड फ्रेश करने के लिए नेचर का बहुत ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में नैनीताल में रोक टोक और नियम बढ़े हैं, जिससे पर्यटक अब बचना चाहते हैं। बंगाली और गुजराती सैलानियों के दूर होने से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबर जोशीमठ से है, जहां के गांधीनगर वार्ड में एक बड़ा पत्थर कभी भी नीचे गिर सकता है, जिससे नीचे रहने वाली आबादी को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। 2023 में गांधीनगर वार्ड में जब दरार पड़ने की घटना सामने आई थी, तब से ये पत्थर नीचे की तरफ खिसक रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इस पत्थर को नहीं तोड़ रहा है, जो कभी भी बड़ा हादसा का कारण बन सकता है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में बड़ा उलटफेर करके पार्टी के 3 नेताओं पर दांव खेला। गढ़वाल कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को फिर से पार्टी की कमान सौंपी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2027 के चुनाव से पहले क्या पार्टी गुटबाजी को थाम पाएगी? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में फेरबदल में पार्टी ने गढ़वाल कार्ड खेला है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की छुट्टी कर दी गई और गणेश गोदियाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, साथ ही हरक सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों के जिला अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। वहीं मनोज यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नाम घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल बुधवार को एक एक कर बड़े नेताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने चुनाव के लिए बनी कैंपेन कमेटी के मुखिया प्रीतम सिंह से मुलाकात की और फिर पहुंचे आउटगोइंग अध्यक्ष करण माहरा के घर। इस दौरान बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि गोदियाल नई जिम्मेदारी से खुश है, तो करण मेहरा भी शांत दिखे। मेरा मानना है कि एक ही साल अब इलेक्शन में है, तो इस एक साल के हमारे जो भी तय कार्यक्रम होंगे उनको करने के बाद हम जनता के पास जाएंगे, जनता के से निवेदन करेंगे। मेरा विश्वास है कि साफ मन से किया गया निवेदन जनता के पास वो असर करेगा और जनता हमें आशीर्वाद देगी। अगर आप देखो अभी 1 साल है, पिछले बार 6 महीने पहले चीज़ हुई थी। 1 साल का टाइम मिलेगा गोदियाल जी को काम करने का। कुछ एक नर्सरी मैंने डेवलप की, उसको वो नर्चर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उनका नेचर भी ऐसा है। और हरक सिंह जी को भी
इस बार आप देखिए महत्वपूर्ण पद दिया है उनका। गढ़वाल में कुमाऊं में दोनों जो कई विधानसभाओं में बहुत अच्छा होल्ड है और उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस में हुए ताजा बदलाव को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंथन से निकला अमृत बताया। करण मेहरा जी ने बहुत शानदार तरीके से काम किया बड़ी विषम परिस्थितियों में, और जो एक लंबा अमृत संगठन सृजन का मंथन हुआ, उस मंथन से ये समन्वयवादी सोच का नेतृत्व जो निकल करके आया है, ये उभर करके आया है, तो ये हमारे लिए सब के लिए अमृत है और इसको हम ये हमको नई शक्ति देगा। अब हरीश रावत रूपी ढोल को जो चाहे वो बजाना चाहे वो मुझको बुला लेगा, मैं वहां चला जाऊंगा, वो हरीश रावत रूपी ढोल को बजाए। वहीं कांग्रेस की नई टीम पर बीजेपी का कहना है कि पुराने लोगों को ही रिपीट किया गया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पार्टी में रहते हैं वही रीशफल होकर दोबारा आए हैं। कह सकते हैं जैसे एक इंग्लिश में फ्रेज है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, या आप कह सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं उन्हीं को नई पैकेजिंग करके आज कांग्रेस पार्टी ने अपना नेतृत्व दिया है। और मैं कहूँगी कि अब एक दूल्हा होता है तो उसको समझ आता है कि वो कैसे अपनी बारात को लेके जाएगा, लेकिन यहाँ 3-3 दूल्हे हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो आगे का काम करते हैं। फिलहाल तो गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह के साथ ही पार्टी ने हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में गणेश गोदियाल पर ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो सभी को साथ लेकर चलें और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ ही नेता विपक्ष यशपाल आर्य को भी साथ सकें। देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।